तो आज की संपर्क कक्षाओं में समस्या के रूप में जो स्थिति अपन को प्राप्त हुई है उसमें मुख्य रूप से जो हेरोन सूत्र है, हेरोन सूत्र क्षेत्रफल संबंधी अवधारणा पर आधारित है। इसमें अपन दी गई आकृति को त्रिभुज में परिवर्तित करके क्षेत्रफल की गणना करना सीखते हैं। जैसे एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज में यदि विकर्ण खींच दिया जाए, जिस प्रकार से एक क्या है चतुर्भुज। अब इसमें अपन यदि विकर्ण खींच दें, विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज के? दो विकर्ण होते हैं। कोई भी एक विकर्ण खींच दें, एक विकर्ण इस प्रकार से हो गया और यदि इस कोने को इस कोने से मिला दें तो जो उसका क्या हो जाएगा? दूसरा विकर्ण। तो पहले जो आकृति अपन ने ब्लैक बोर्ड पे स्क्रैच की थी वो क्या थी? चतुर्भुज। अभी भी इस आकृति को अपन चतुर्भुज ही कहेंगे, लेकिन चतुर्भुज को अपन ने दो भागों में बांट दिया है। ठीक है। अब जे वाला भाग दिख रहा होगा, एक भाग हो गया, और जे, तो जो एक भाग है जे किस आकृति का है? त्रिभुजाकार आकृति में बदल गया है। जे भी किस आकृति में बदल गया है? त्रिभुज में। तो इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां अपने लिए दे दी जाती हैं और अपन से कहा जाता है कि इनके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसकी एक एक विषय वस्तु पे अपन ध्यान देंगे और उसमें जहाँ पे भी आपको समस्या रहती है तो जब पूरी इसकी अपन क्षेत्रफल संबंधी गणना हल कर लेंगे उसके बाद आप तत्काल नोट करते जाना कि इस बिंदु पे सर से चर्चा करना है, इस बिंदु पे जानकारी का हमारे लिए अभाव है, इसमें हमें समझ में नहीं आया है, तो वो हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे और संभवतः आपके लिए वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी। तो कोई भी आकृति है, उस आकृति को अपन ने यदि परिवर्तित किया, इसमें जैसे ही अपन ने विकर्ण खींचा तो विकर्ण खींचने पर इसमें दो त्रिभुज प्राप्त होने लगे। तो जब इस प्रकार क्षेत्रफल संबंधी समस्याएं सामने आई तो जो अपने गणितज्ञ ने क्षेत्रफल संबंधी अवधारणाओं को ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग किया। हीरोन गणितज्ञ का नाम है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन्हीं के नाम पे सूत्र का नाम रख दिया गया। जैसे वास्को डी गामा है, श्रीनिवास रामानुजन हैं, आर्यभट्ट हैं, तो इन सभी ने जो भी आविष्कार किए वो आविष्कार उन्हीं के नाम पे ही रख दिए गए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, तो ये किसने विकसित किया था, किसने बनाया था? पाइथागोरस ने। इसलिए उस प्रमेय का नाम क्या दिया गया? पाइथागोरस प्रमेय। तो आज अपन इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी अवधारणा को हेरोन सूत्र से हल करना सीखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में प्रश्न क्रमांक जो 5 है, पेज नंबर 341 पर, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले हम आपको बता दें कि केवल और केवल अनुपात दिया गया है। क्या दिया है? अनुपात। किसका अनुपात दिया गया है? त्रिभुज का। और जो त्रिभुज का अनुपात दिया है वो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। किसका अनुपात है? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो जो मतलब अनुपात का प्रस्तुतिकरण किया गया है वो 3 भागों में है। 3 भाग कौन कौन से? 12:17:25। तो इस अनुपात के आधार पर पहले तो अपन भुजाएं ज्ञात करेंगे और जैसे ही अपने लिए भुजाएं ज्ञात होती हैं तब अपन उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन जब तक भुजाओं की गणना अपन नहीं कर पाते हैं तब तक इसका क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है। इससे रिलेटिव कंटेंट आपके डिजीलैब प्रोग्राम पर कम से कम 2 बार दिया गया है। उस कंटेंट में बहुत विस्तार से जो हमारे आदरणीय शिक्षक उसमें बताते हैं, बहुत सुविधाजनक तरीके से बताया गया है। लेकिन इस पर अपन ने पुनः चर्चा इसलिए की है क्योंकि इसमें से एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बनता है 4 नंबर का। तो 4 नंबर की अकॉर्डिंग के हिसाब से अध्याय भी महत्वपूर्ण है और इसकी जो अवधारणाएं हैं वो आने वाली कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें अपने लिए परिपक्व होना है, पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करना है। तो इसमें एक बार प्रश्न को फिर से मिलाएं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
किसी भी समस्या को हल करने के पहले अपन सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है। प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया रहता है और प्रश्न में जो भी दिया रहता है उसी के आधार पर अपन उसकी समस्या को हल करते हैं। तो इसमें देखा अपन ने प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 5 और जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। आज जिस प्रश्न पे अपन चर्चा कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 12.1 है और 12.1 का कौन सा प्रश्न है, 5वां। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखना सीखें। दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पुस्तक में दिया है 12:17:25। सामान्य रूप से हम और आप जानते हैं कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। एक साइड से यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। अब इसकी 3 भुजाएं दिख रही हैं। अब तीनों भुजाओं को अपन मान सकते हैं कि ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। किसी विद्यार्थी ने या किसी छात्रा ने भुजाओं को इस प्रकार से माना, फिर दूसरे विद्यार्थी ने क्या क्रम प्रयोग किया, जहाँ पर ए था वहाँ पे बी ले लिया और जहाँ पे बी था वहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया। अन्य विद्यार्थियों ने ए इसको मान लिया। तो इस प्रकार की सभी संभावनाएं सही हैं। यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। केवल इतना ध्यान रखना है, एक भुजा को 2 बार ना माने। एक भुजा को 2 बार कैसे ना माने, इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, कैसे ज्ञात किया अपन ने कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है? इनका अनुपात अलग अलग दिया है। यदि अनुपात 1 सा होता तो अपन क्या कह सकते थे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ऐसा दिया होता 2:2:3। तो ये किस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है? समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। प्रश्न हल करना एक अलग बात है। प्रश्न में जितने बिंदुओं को समावेशित किया गया है, शामिल किया गया है, उन एक एक बिंदु पर चर्चा करना और उनकी समझ अपन को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर 2 भुजाओं का अनुपात 1 सा है, इसलिए यदि इस प्रकार के अनुपात दिए जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु। यदि इस प्रकार से दे दिया गया तो समबाहु। समझ में आया? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, इन तीनों त्रिभुजों की परिभाषा से भी अपने लिए परिचित होना है। तो परिभाषा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रहेगा। आपसे कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। दैट्स वेरी गुड, ऐसा भी आंसर बन दे सकते हैं। तो जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, और जब कोई भी भुजा समान नहीं होगी तो तीनों भुजाएं कैसी होंगी? असमान होंगी और वह त्रिभुज कैसा होगा? विषमबाहु। तो इसलिए अपन ने देख लिया कि ये त्रिभुज ना तो समद्विबाहु है और ना समबाहु। ये विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि जो त्रिभुजों का अनुपात है वो अलग अलग दिया है, 12, 17 और 25। तो इन तीनों भुजाओं में कहीं से भी अपन क्रम स्टार्ट कर दें, ए बी सी, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, या यहाँ से शुरू कर दें ए बी सी, कोई भी क्रम हो, लेकिन एक भुजा को 2 बार नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको भी ये मान लिया और इसको भी ये मान लिया, क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं। तो जो अपन चर के रूप में भुजाएं मानते हैं वो भी कैसे होने चाहिए?
अलग अलग होने चाहिए। तो किसी भी आप क्रम का प्रयोग कर लें गलत नहीं होगा। इसको अपन ने ए लिया, इसको बी लिया और ए सी लिया, मतलब ये क्लॉक वाई है, घड़ी की सुई ऐसी चलती है तो क्लॉक वाई मान लिया। एंटी क्लॉक वाई भी मान सकते हैं, ए बी सी घड़ी की दिशा में माना है अपन ने। यदि आप चाहें तो घड़ी की विपरीत दिशा में भी मान सकते हैं। जब घड़ी की विपरीत दिशा में मानेंगे तो ए बी और सी। तो इस बात की जानकारी भी आपको मिल गई कि क्लॉक वाई क्या होता है और एंटी क्लॉक वाई क्या होता है, घड़ी की दिशा क्या होती है और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। तो एक प्रश्न में बहुत सारी विषय वस्तुएं छुपी रहती हैं, उनको भी फोकस करते रहना है। आने वाले समय में उन विषय वस्तुओं का काफ़ी अपन अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज सभी बच्चों को दिख रहा है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो चर्चा शुरू की अपन ने कि जब तक अपन त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं करेंगे तब तक त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब प्रश्न को हल करेंगे तो अपन लिखें हल माना a बराबर 12x। a बराबर क्या मानेंगे? 12x। अब भुजा की कोई ना कोई इकाई तो होती है, तो इस प्रश्न के आधार पे आप और हम क्या निश्चित करेंगे कि भुजा की इकाई क्या है? मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है? प्रश्न में जो परिमाप दिया है किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। सही तरीके से अवलोकन कर लिया पुस्तक में। परिमाप किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो इसकी भुजाएं भी किस में होंगी? और यदि परिमाप मीटर में दिया होता तो उसकी भुजाएं मीटर में हो जाती। तो परिमाप के आधार पर ही अपन इसकी भुजाओं को सेंटीमीटर में स्वीकार कर रहे हैं, अपन अपने मन से नहीं कर रहे। यदि परिमाप मीटर में दिया होता तो फिर इसकी भुजाएं किस में लेते? मीटर में लेते, लेकिन इसका परिमाप किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो माना a बराबर 12x, b बराबर वेरी गुड और c बराबर 25x। a बराबर 12x फिर कामा लगा दिया, b बराबर 17x फिर कामा लगा दिया और c बराबर 25x। अब देखें यहाँ पे इसके पहले जो क्लास अपनी लगी थी उस क्लास में हमने बताया था कि किसी भी आकृति का यदि परिमाप निकालना हो तो उसका परिमाप अपन किस आधार पर ज्ञात करते हैं? भुजाओं का योग। तो सभी बच्चों को नॉलेज में है ये चीज़। जैसे इस डस्टर का परिमाप निकालना है तो 1 2 3 4 भुजाओं का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। इस टेबल का परिमाप निकालना है तो 4 भुजाओं का योग कर देंगे। एक उदाहरण भी हमने दिया था कि इस प्रकार से इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ये आकृति दिख रही सभी को? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं। कितनी हैं? तो जब अपन इसके परिमाप की गणना करेंगे तो इसकी 7 की 7 भुजाएं क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो अपने लिए इसका परिमाप मिल जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब किसका? ए धन बी धन सी। तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि इस प्रकार से आप रिजल्ट हमें देते जाएंगे तो इससे यह सिद्ध होता है कि जितना अभी तक अपन ने किया है उतना आप समझ पाने में समर्थ हैं। ठीक है। और यदि आप आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो इस प्रश्न को अपन ब्लैक बोर्ड पर करके देखेंगे। इसकी सुविधा आपको मोबाइल पे भी उपलब्ध कराई जाएगी, तो उस पर भी बार बार देख सकते हैं। केवल ब्लैक बोर्ड पे चाक और डस्टर लेके हल करना प्रश्न की सही व्यवस्था नहीं है। आपको मौखिक ज्ञान से भी परिचित कराना मतलब विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य होता है। तभी तो आप समझ पाएंगे कि सर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है। तो इस कारण से अपन इतनी चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी और सी का योग। तो ए कितनी मानी है? बी कितनी मानी? और सी कितनी मानी? तो इन तीनों भुजाओं को अपन जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या मिलेगा?
त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप है कितना प्रश्न में? 540। तो यहाँ पर A धन B धन C बराबर कितना लिख देंगे? 540। A का मान कितना? 12x, B का मान और C का मान बराबर में आ जाएगा 540। तो इस प्रकार से अपन मान प्रतिस्थापित करके लिखते जाएंगे। अब एक बार इसी क्रम को फिर से दोहराएं। दोहराने का मतलब है कि आप इसको समझ पाए हैं या नहीं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? A धन B धन C। तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 540 सेंटीमीटर। अब A का मान कितना है? 12x, B का मान 17x और C का मान 25x बराबर में आ जाएगा 540। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं सेंटीमीटर। इन तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ये तीनों मान सजातीय हैं। तीनों का चर एक सा है। चर क्या है इसमें? x है। और अचर क्या है? 12, 17 और 25। राइट स्टॉप रहना है बेटा। तो इसमें इन तीनों को अपन इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि इनमें समानता है। यदि इसी क्रम को अपन दूसरे स्वरूप में देखें 12x और 10y, तो जे मान कभी भी 22x के बराबर नहीं होगा। जे मान कभी भी 22y के बराबर नहीं होगा। जे वाला मान कभी भी 22xy के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चर अलग है और यहाँ पे चर अलग है। जब तक दोनों में पूर्ण समानता ना हो तब तक वो राशियाँ आपस में नहीं जुड़ेंगी। केवल और केवल यदि अचर हैं और अचर राशियों में असमानता हो तो वो जुड़ जाती हैं। मतलब 12 और 10 ये दोनों अचर राशियाँ हैं। अब यहाँ पे भी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 12 नहीं है, मतलब ये समान नहीं है। तो अचर राशियों में असमानता होने पर वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन यदि उनके साथ चर का संयोजन किया गया है, चर को जोड़ा गया है, तो वो राशियाँ किसी भी परिस्थिति में नहीं जुड़ेंगी, जो परिस्थिति अपन ने यहाँ पे उदाहरण के रूप में ली है। जैसे 12x में 10y जोड़ दें तो 22x नहीं मिलेंगे, ना ही 22y मिलेंगे और ना ही 22xy मिलेंगे। यहाँ पे यदि थोड़ा सा सुधार कर दें, क्या कर दें? x कर दें, तब इसके परिणाम को अपन बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे? 22x। एक व्यक्ति ने 22 टाफियाँ दी, दूसरे बच्चे ने एक व्यक्ति ने 12 टाफियाँ दी, दूसरे व्यक्ति ने 10 टाफियाँ दी। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर कुल कितनी टाफियाँ दी? 22। अब यहाँ पे टाफियाँ क्या हैं? क्यों शून्य क्यों है? टाफी की तुलना, हाँ सही आंसर दिया है। टाफी की तुलना अपन किससे कर रहे हैं? एक्स से कर रहे हैं। तो जी जो एक्स है जी टाफी मान लो। एक व्यक्ति ने 12 टाफियाँ दी और एक व्यक्ति ने 10 टाफियाँ दी, तो कुल मिला के अपने पास कितनी टाफियाँ हो गई? तो यहाँ पर टाफी के रूप में क्या प्रयोग किया गया? एक्स। एक व्यक्ति ने 2 पेन दिए, दूसरे व्यक्ति ने 2 पेंसिल दी। पहले व्यक्ति ने 2 पेन दिए और दूसरे व्यक्ति ने 2 पेंसिल दी, तो अपने पास कितने पेन हो गए? मतलब ये तो केवल और केवल समझाने के लिए है। बहुत स्वतंत्र रूप से आप इस विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें। संपूर्ण जीवन काल तक इस प्रकार की गतिविधियों का ज्ञान अपने लिए होना आवश्यक है। एक व्यक्ति ने 2 पेन दिए, दूसरे व्यक्ति ने 2 पेंसिल दी, तो आपके पास कितने पेन हैं? 2 पेन हो, पेंसिल 2। मतलब इसका उत्तर 4 कभी नहीं देंगे अपन कहेंगे कि हमारे पास 2 पेन हैं। और पेंसिल के बारे में पूछा जाता है तो अपन कहेंगे कि हमारे पास 2 पेंसिल हैं। और यदि कहा जाता है कि आपके पास क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 पेन है और 2 पेंसिल हैं। तो 4 पेंसिल और 4 पेन अपन क्यों नहीं कह सके? क्योंकि पेन अलग है और पेंसिल अलग है, मतलब समान नहीं है। और जोड़ तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि समानता अपने लिए प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ तक सभी को कहीं कोई समस्या तो नहीं है कि जे सर ने 540 कहाँ से लिख दिए और फिर जी 12x, 17x, 25x बराबर 540 कहाँ से प्राप्त हो गए? सभी को क्लियर हुआ? अभ्यास के आधार पर यदि आप इस प्रश्न को घर पे 1 या 2 बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से पारंगत हो जाएंगे। और आप कहेंगे कि देखो सर जी हमने प्रश्न किया, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो इसमें केवल और केवल इतनी चर्चा इसलिए की है, यहाँ पे जो तीनों मान हैं जो 12x, 17x और 25x,
ये तीनों समान हैं। यदि असमान होते तो इन उदाहरणों के आधार पर अपन उनको नहीं जोड़ सकते थे, तो तीनों को अपन जोड़ देंगे। तो मौखिक रूप से जोड़ते चलें, 12 और 17 29 हो गए, 29 में 25 जोड़ेंगे, चौवन हो जाएंगे। मतलब 12, 17 और 25 का जब अपन जोड़ करेंगे तो तीनों संख्याओं का जोड़ करने पे कितने मिलेंगे? 54। 5 पे 4 54, और साथ में क्या आएगा? x। उसी उदाहरण पे आ गए, एक व्यक्ति ने 12 टॉफियाँ दी, एक व्यक्ति ने 17 टॉफियाँ दी, एक व्यक्ति ने 25 टॉफियाँ दी, तो कुल मिला के अपने पास कितनी टॉफियाँ हो गई? और 54 टॉफियों की कीमत कितनी है? 540। तो इस प्रकार से अपन समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये तीन भुजाओं का योग है और तीनों भुजाओं का योग इसके परिमाप के बराबर होता है। तो इसका परिमाप कितना है? 540 सेंटीमीटर। अब इसमें चर है शामिल और अचर है। यदि अपने लिए इसका मान मिल जाए तब अपन आसानी से कह सकते हैं कि भुजा ए कितने सेंटीमीटर है, क्योंकि अभी अपन ने जो भुजा मानी है ये काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए है क्योंकि x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे x का मान 0 नहीं होगा। यदि यहाँ पे x का मान 0 मान लिया अपन ने तो भुजा कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब भुजा 0 हो जाएगी तो वो दिखेगी नहीं, और जब दिखेगी नहीं तो इसमें से एक भुजा अलग हो जाएगी। फिर कितनी भुजाएं बचेंगी? और 2 भुजाओं से त्रिभुज बनता नहीं है। ठीक है, तिर का अर्थ होता है 3, और भुज मतलब भुजाएं। तो जब भुजा 0 होगी तो वो दिखेगी नहीं। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में कितनी चौक है? एक भी नहीं है, 0 चाक है, तो क्या चाक दिख रही है? लेकिन अब आपको दिख रही है। तो जो मतलब ये गणितीय विविधताएं हैं, इन गणितीय विविधताओं को छोटे छोटे उदाहरणों से स्थानीय भाषा के आधार पर, बातचीत के आधार पर अपन समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि इतने सहज नहीं है कि अपन सीधे उसको हल करके नोट कर लो और समझ में आ जाए। तो 0 नहीं मिल सकता कभी भी इसका मान। यहाँ पे जो x का मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। और 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि भुजा क्या हो जाएगी? वो भुजा 0 होती है तो फिर वो त्रिभुज नहीं बचेगा। तो 0 के अलावा यहाँ पे x का मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याओं के तुल्य हो सकता है x का मान। तो यहाँ से 54 का करेंगे पक्षांतर। ठीक है, 54 यहाँ पे किस में है? गुणा में है। तो सब बच्चे समझ गए हैं कि गुणा का पक्षांतर क्या होता है? बताया है ना, भाग होता है। बताओ बेटा, गुणा का पक्षांतर क्या होगा? बैठे रहना है, भाग होगा। और भाग का पक्षांतर गुणा, उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है, विपरीत क्रम में। गुणा का भाग हो जाएगा और भाग का गुणा हो जाएगा। तो 54 का यहाँ से पक्षांतर कर देंगे। इस तरफ केवल क्या बचेगा? मतलब बाईं तरफ जो बचेगा वो x रहेगा, और दाईं तरफ अपन 54 का पक्षांतर कर देंगे। तो जी यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पर आएगा तो किस में हो जाएगा? और भाग का अर्थ होता है बटे। ठीक है ना, भाग और बटे एक ही बात है। तो यहाँ से x यथावत रखा, यहाँ पर 540/54 सेंटीमीटर का प्रयोग अपन बार बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऊपर वाला मान देखें, ऊपर कितना है? 540, और नीचे कितना है? 54। बहुत सारे ब्रज कोर्स के उदाहरणों में हमने सिखाया है कि 200 में 20 का भाग दिया तो 0 से 0 कट गया, 20 में 2 का भाग दिया तो कितने मिल गए? 10 मिल गए। 0 से 0 केवल और केवल तभी कटेगा जब इकाई के स्थान से अपन उसकी गणना करेंगे। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे 2040 है और बटे में कितने हैं? 100 हैं। तो यहाँ पे देखें, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं। यदि आपने कोशिश की कि सर ने कहा था कि 0 से 0 कट जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि इस 0 से इस 0 को काट दिया तो जी यहाँ पे गणित का सही सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से 0 को विभाजन नहीं कर सकते। केवल और केवल जब इकाई, दहाई और सैकड़े की क्रमशः स्थानों पे 0 होगा तभी अपन 0 का विभाजन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे कितने हैं? 500। तो 1 और 1 2 शून्य ऊपर से कट जाएंगे, 1 और 1 2 शून्य नीचे से कट जाएंगे। यदि यहाँ पे इस प्रकार से स्थिति दी होती तब इस 0 से इस 0 को काटना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है जो किस पर है? 1000 के स्थान पर,
और जे वाला शून्य 10,000 के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा, जी सैकड़े के स्थान पर है और जी किसके स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है। तो अंश और हर में अंकों के स्थानीय मानों का स्थान परिवर्तित है। शून्य तभी कटता है जब ऊपर नीचे से एक ही स्थानों पर शून्य का निर्धारण किया गया हो, शून्यों को व्यवस्थित किया गया हो, तभी अपन शून्य को सीधा काट सकते हैं। तो ये वाली अवधारणा शून्य के लिए ही नहीं है, जितने भी गणित में अंक होते हैं उन सभी के लिए है। 225 और यहाँ पे 52, तो ना तो इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं और ना इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। इस 5 से इस 5 को काटना भी यहाँ पे ठीक नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा अंश में, इकाई दहाई सैकड़ा हर में केवल शून्यों के लिए लागू है, किसी दूसरे अंक के लिए लागू नहीं है। इससे तो सीधा इसमें भाग देना पड़ेगा। वरना अपन स्मरण में रखें कि यदि ऊपर नीचे इकाई पे शून्य तो वो कट जाता था, इसलिए 5 भी कट जाएंगे। तो इसका अवलोकन बिल्कुल भी गणित में प्रयोग नहीं किया गया है, ये अनुचित है। तो केवल किसके प्रयोग के लिए ये वाली अवधारणा है, शून्य के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर 540 में कितने से भाग देंगे, 54 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जो x का मिलने वाला मान है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 54 का भाग 54 में एक बार गया, 54 एकम और 54 शून्यम शून्य। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 220/22 हैं, तो 22 एकम 22 और 22 शून्यम शून्य। तो जब 220 में 22 से भाग दिया तो कितना मिल गया, 10 मिल गया। 110 में 11 से भाग देंगे तब क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। 550 में 55 से भाग देंगे 10 मिलेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण अपन प्रयोग करके इस वाले पद की समझ को विकसित कर सकते हैं कि 54 में 540 से भाग देने पर परिणाम कितना मिला, 10 मिला। विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर भी आप भागफल को प्राप्त कर सकते हैं। विभाजन की प्रक्रिया का जब आप प्रयोग करेंगे तो भागफल में जो प्राप्त होगा उसका मान कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो जो यहाँ पे x काल्पनिक था, वास्तविक नहीं था। ठीक है, वास्तविक तो क्या है 540 जो परिमाप है, लेकिन x क्या था, काल्पनिक। और काल्पनिक मान अपन ने त्रिभुज की भुजा के साथ में शामिल किया है। अब यहाँ पे a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, ये तीनों भुजाएं जो त्रिभुज की मानी हैं ये कैसी हैं, काल्पनिक। लेकिन जैसे ही x का मान इन तीनों भुजाओं में रखेंगे तो त्रिभुज की भुजाएं वास्तविक रूप में अपने लिए प्राप्त होंगी। किस रूप में प्राप्त होंगी, क्योंकि जब भी कोई मान वास्तविक होता है तो उसमें चर को शामिल नहीं किया जाता, और ये वास्तविक नहीं है, ये कैसा है, काल्पनिक है। तो जैसे ही अपन ने x के मान को ज्ञात किया, x का प्राप्त होने वाला मान कितना है, 10 है। तो जैसे ही अपन x का मान इसमें और इसमें रखेंगे तो जो मान मिलेगा वो वास्तविक भुजाओं के रूप में मिलेगा। और वो वास्तविक भुजाएं किसकी होंगी, त्रिभुज की वास्तविक भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर ध्यान से जो a भुजा का मान दिया है वो कितना है, 12 है। तो यहाँ पर a बराबर 12x, 12 में और x में गुणा का संबंध है। जब कोई चिन्ह ना हो चर और अचर के बीच में तो वहाँ पे कौन सा संबंध मानते हैं, गुणा का। तो 12 का गुणा यहाँ पे x में हो रहा है, तो 12 का गुणा x के मान में हो जाएगा, और x का मान कितना है, 10 है। अब 12 धाम कितने होंगे, 120, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से पहाड़ अपन पढ़ेंगे तो 12 धाम 120। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को अपन cm से शो करते हैं, मीटर को m से शो करते हैं। दूसरे क्रम में b बराबर क्या रहना चाहिए, b बराबर रहेगा 17x। अगला पद क्या रहेगा, 17 गुणित 10। प्राप्त होने वाला मान 100, इकाई सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी प्रकार से अपन c का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। 25x 25 गुणित 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। ये जो तीनों भुजाएं प्राप्त की हैं ये त्रिभुज की वास्तविक भुजाएं हैं।
12x, 17x और 25x ये अपनी भुजाएं कैसी थी? काल्पनिक, जो अनुपात के आधार पर अपन ने निश्चित की थी। तो त्रिभुज के किसी भी क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न के लिए यदि आपको त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए, तब सबसे पहले अपन त्रिभुज की क्या निकालेंगे? वास्तविक भुजाएं। और जैसे ही वास्तविक भुजाएं प्राप्त होती हैं तब कहीं जाके अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सार्थक रहेंगे, सही रहेंगे। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन ने ज्ञात कर ली, 120, 170 और 250। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से ज्ञात करना है। जो अध्याय अपन ने आज लिया है, हेरोन का सूत्र है उस अध्याय का नाम, और उसमें केवल और केवल हेरोन सूत्र का प्रयोग किया गया है। और उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है कि अपने लिए हेरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जी, यहाँ पे जो एक चिन्ह अपन ने प्रयोग किया है इस प्रकार से, इस चिन्ह से सभी बच्चे परिचित होंगे। क्या नाम है इसका? वर्गमूल या करनी, किसी भी नाम से अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसको वर्गमूल भी कहते हैं और करनी। तो जो हेरोन का सूत्र है, तो हेरोन ने जब अपना सूत्र मतलब प्रतिपादित किया, बनाया, तो उसमें एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी, इस प्रकार की परिस्थितियों को समावेशित किया गया। तो यहाँ पे ए, बी और सी से तो सभी बच्चे परिचित हैं। ए, बी और सी क्या हैं? त्रिभुज की भुजाएं। अब यहाँ पे एक नया चर अपने लिए देखने को मिल रहा है, वो कौन सा है? एस। तो एस यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप होता है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी होता है। अर्ध का अर्थ जानते हैं सभी, आधा, और परिमाप पूर्ण अवस्था में रहता है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि अर्ध परिमाप, तो परिमाप को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। समझ पा रहे सभी जन? परिमाप को क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप अपन ने यहाँ पे लिया था, कितना है? 540। तो इस 540 को जैसे ही अपन आधा करेंगे तो अपने लिए किसका मान मिल जाएगा? एस का मान मिल जाएगा। और एस यहाँ पे क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप दिया था कितना? 540। इसको आधा करेंगे तो अपने लिए एस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 540 में कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम 0। 2 से भाग दिया अपन ने 540 में, तो भाग देने के बाद कितना प्राप्त हुआ? 270। तो इसका परिमाप भी सेंटीमीटर में था, इसका अर्ध परिमाप भी किस में रहेगा? तो 270 सेंटीमीटर। तो अब एस का मान क्या प्राप्त कर लिया? 270। ए का मान कितना है? 12x। काल्पनिक है। 12x जो है वो काल्पनिक है, उसके प्रयोग से अपन त्रिभुज का परिमाप नहीं निकाल सकते। 120 सेंटीमीटर। इसलिए इन परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप 12x रख देंगे तब आप इसके हल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे चल के अपने लिए फिर x का मान रखना पड़ेगा। कितना रखेंगे x का मान? 10। तो मतलब कठिन प्रक्रिया का उपयोग ना करते हुए केवल और केवल ध्यान में इतना रखें कि ये का मान कितना प्राप्त हो गया, 120, और b का मान, 170 और c का मान, 250 और s का मान, 270। तो यहाँ पे तो 270 ही आएगा। जो बाहर है s है कोष्टक के, इसमें ना कुछ जुड़ रहा है और ना कुछ घट रहा है। तो इस क्रम को जब अपन आगे ले जाएंगे तो करनी के चिन्ह का प्रयोग निश्चित रूप से करें। इस चिन्ह का प्रयोग नियमबद्ध तरीके से करना है, भूलना नहीं है। तो एस का मान लिख दिया अपन ने कितना? 270। अब इस एस में और इस कोष्टक के मानों में यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह मानेंगे? गुणा का। यदि धन ऋण का होता तो लगा होता, लेकिन कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए किसका चिन्ह है? गुणा का। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब एस में से ये घटाना है, मतलब कितने में से कितने घटाना है? 120 घटाना है। मतलब इस प्रकार से यदि आप हमारे साथ में पार्टिसिपेट होकर आंसर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर
270 में से कितने घटा दें? 120। फिर दूसरे कोष्टक में एक्स में से बी घटाना है, 170 घट जाएंगे। फिर 270 में से 250। घटा संक्रिया अपन सावधानी से करेंगे तो जितने मान घटाए गए हैं उनका परिणाम भी बहुत अपन सावधानी से प्राप्त कर लेंगे। तो इस वाले 270 में से तो कुछ घट नहीं रहा, तो इसको अपन यथावत रखेंगे 270। अब 270 में से 120 घटा दिए, कितना परिणाम प्राप्त होगा? 270 120 0, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, 150। तो यहाँ पे 150 आ जाएंगे। फिर 270 में से 170 घटा दिए, कितना मिल गया? 100। 270 में से 250 घटा दिए, 20 मिल गए। तो इसमें ज़्यादा जटिल संख्याएं नहीं हैं, छोटी छोटी संख्याएं हैं और अभ्यास के आधार पर अपन बहुत आसानी से इनको घटा लेंगे। अब करनी है, कक्षा 8वीं में आपको अवलोकन कराया गया होगा कि किसी भी संख्या का अपन वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो करनी के अंदर यदि इन सभी संख्याओं का अपन गुणा कर दें तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, लाख करोड़ तक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और तो मतलब इतनी बड़ी संख्या मिलेगी कि उस बड़ी संख्या का अपन वर्गमूल निकाल तो लेंगे, लेकिन काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो उस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए यदि आप ध्यान रख पाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को वर्गमूल के रूप में प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1 0 2 3 4 और 5 शून्य दिख रहे हैं, तो 5 शून्य को अपन 1 के साथ अलग लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको अपन अलग से लिखेंगे। इस प्रकार की गतिविधि को आप बार बार देखें, अपनी काफ़ी पे अभ्यास के आधार पर करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे तरीके से जो अपन नीचे पद लिख रहे हैं उस पद को हल करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। बस आपके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तब यहाँ पे कितने शून्य अपन ने काउंट किए हैं? 1 2 3 4 5, तो 27 गुणित 15 और 2 यहाँ से और 1 के साथ में कितने शून्य रख देंगे? 5 शून्य रख देंगे। पूर्व की कक्षाओं में जब अध्ययन आपको कराया गया होगा तब आपसे कई उदाहरणों के आधार पर चर्चा की गई होगी। जैसे 2 शून्य है तो 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य होता है। यदि 4 शून्य है, यहाँ पे 1 लेना जरूरी है, तो 2 शून्य का वर्गमूल क्या हो गया? 1 शून्य और 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। 4 शून्य का वर्गमूल हो गया 2 शून्य और 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। एक उदाहरण और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 शून्य का वर्गमूल क्या होगा? 4 शून्य। वर्गमूल, वर्ग मतलब 2 की घात, वर्ग मतलब 2 की घात। तो 2 के समूह 2 के समूह बनाते हैं और जो 2 के समूह बने हैं जब उनको अपन करनी से बाहर निकालेंगे तो वो 1 के रूप में आएंगे। भले ही अपन ने करनी के अंदर 2 के समूह बनाए हैं, तो यहाँ पे 1 समूह बनाया, 2 बनाए, 3 बनाए और 4 बनाए, तो यहाँ पे 8 शून्य का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 शून्य आ जाएगा। और जो भी अंक है उस अंक को अपन इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पे शून्य कितने हैं? 5 हैं। 5 शून्य का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। यदि 4 शून्य यहाँ पे होते तो 4 शून्य का वर्गमूल क्या हो जाता? 2 शून्य। तो 2 शून्य अपन बाहर ले सकते थे। किसके साथ ले सकते थे? 1 के साथ ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्राप्त होने वाले शून्य कितने हैं? 5 हैं। तब अपन देखें, या तो इन 5 शून्यों को अपन 6 कर देंगे या फिर 5 शून्य से 1 कम करके कितने कर देंगे? 4 कर देंगे। 6 और 4 की अवधारणा केवल और केवल इसलिए है क्योंकि 6 शून्य का वर्गमूल कितना हो जाएगा और 4 शून्य का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 6 करने की कोशिश करते हैं। अब 6 शून्य यहाँ पे कैसे होंगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड अपन ने सीखे हैं, तो 27 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणित 3, क्योंकि 9 तिया कितने होंगे? कुछ और तो नहीं होंगे। और 15 को लिख सकते हैं अपन 3 गुणित 5। बाकी क्रम यथावत रहेगा। 2 गुणित 1 2 3 4 5 शून्य यथावत आएंगे।
तो 9 तिया 27, 3 5 15, 2 वैसे ही के वैसे, और जो नीचे अपने लिए 1 लाख दिए हैं वो भी अपन ने वैसे के वैसे लिखे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब देखें केवल और केवल इन दो संख्याओं को, तो 5 दूनी कितने होंगे? 10 होंगे। थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, 10 में 10 का गुणा किया 100 मिल गए, मिलेंगे। 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 मिल जाएंगे। जैसे ही 10 का गुणा किया तो यहाँ पे 2 शून्य थे, कितने मिलने लगे? यहाँ पे 1 शून्य थे, तो 10 का गुणा हुआ तो कितने मिल गए? 2 शून्य। 1 2 3 4 5, इसमें 10 का गुणा कर दो, तो जब 6 शून्य आ जाएंगे और अंक कौन सा आएगा? 1 अंक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से जैसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 10, 5 दूनी, और फिर उस 10 का गुणा अपन कर देंगे इस वाले मान में। तो जो शून्यों की संख्या है वो 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो पहले 5 गुणे 2 का मान अपन लिखें 9 गुणे 3 गुणे 3, और 5 दूनी कितने हो गए? 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इस वाली संख्या में इस 10 का गुणा कर देंगे तो अभी इसके साथ 5 शून्य हैं, फिर कुल मिला के कितने शून्य हो जाएंगे? 6 शून्य हो जाएंगे। तो 9 को 3 गुणे 3 में भी बदल सकते हैं, क्योंकि 3 तिरका कितने होंगे? तो इस वाले 9 को अपन बदलने जा रहे हैं किस में? 3 गुणे 3 में। और ये 2 3 तो इसमें पहले से हैं, तो यहाँ पे क्रम क्या रहेगा? 3 गुणे 3, और इसका गुणा अपन ने इसमें किया तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 10 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो प्राप्त होने वाला मान इस क्रम में प्राप्त होने लगेगा। इसके आगे यहाँ से 6 शून्य का वर्गमूल कितना होगा? 3 शून्य। तो 3 शून्य जो अपन लेंगे वो किस अंक के साथ लेंगे? 1 के साथ लेंगे। तो जैसे ही करणी मान अपन अलग करेंगे तो उस आधार पे करेंगे कि यहाँ पे वर्गमूल संबंधी अवधारणा को हल किया जा रहा है। तो वर्गमूल में 2 2 की जोड़ियाँ बनाई जाती हैं। जिन जिन अंकों की जोड़ियाँ 2 2 के रूप में बन जाती हैं वो वर्गमूल से बाहर हो जाते हैं, और जिनकी नहीं बनती है 2 2 की जोड़ी वो वर्गमूल के अंदर रहते हैं। देखें यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ी बन गई, 2 बन गई, और ये यहाँ पे तो 1 2 यहाँ से बाहर, 1 2 यहाँ से बाहर, 1 5 यहाँ से बाहर, लेकिन 3 की जोड़ी नहीं बनी। तो 3 वाला अंक करनी में ही रहेगा, क्योंकि वह समूह में प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि 2 के समूह में प्राप्त हो जाता तो वह वर्गमूल से स्वतंत्र हो जाता, उसका वर्गमूल अपन आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर इस 3 की जोड़ी बन गई, इस 3 की जोड़ी बन गई, तो 3 3 की जोड़ियाँ तो 2 बन रही हैं, लेकिन इनके बाहर निकलेगा 1 1 बार 3, 1 3 यहाँ से निकल जाएगा और 1 3 यहाँ से, तो बाहर आने वाला मान हो जाएगा 3 गुणे 3। और 6 शून्य का वर्गमूल कितना होगा? किस अंक के साथ? 1 के साथ होगा। तो यहाँ पर मिलने वाला मान 1000 हो जाएगा। अब 3 तिरका कितने हो गए? 9 गुणे 1000, 9 का गुणा 1000 में कर दो, 9000। गणना किसकी कर रहे हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल की। पहली जो कक्षा अपनी लगी थी उस कक्षा में सब बच्चों को हमने कई बार बताया था कि परिमाप संबंधी गणना इकाई में होती है और क्षेत्रफल संबंधी गणना वर्ग इकाई में। क्षेत्रफल 2D होता है, लंबाई और चौड़ाई। परिमाप में केवल भुजा होती है। जे इस टेबल की भुजा है, जे भी भुजा है, जे भी भुजा है और जे भी भुजा है। ब्लैक बोर्ड की एक भुजा जे है, एक जे है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। लेकिन यदि आपसे विस्तार से कहा जाए कि जे क्या है तो आप कहेंगे सर जी ब्लैक बोर्ड की लंबाई है, और जे वाली जो कार्नल पे दिख रही है जे ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई है। जे डस्टर की लंबाई है और जे डस्टर की चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई 2 डायमेंशन हो गया, द्विविमीय हो गया। तो जब द्विविमीय परिस्थितियाँ गणित में शामिल की जाती हैं तो वहाँ पे क्षेत्रफल संबंधी अवधारणा आती है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की अपन गणना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अब इकाई जो भी हो, यहाँ पे इकाई क्या है?
तो यहाँ पर आ जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो इसको कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना है तो इसको ऐसा लिख दो, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी क्रम का अपन प्रयोग करके इस प्रकार की समस्त गतिविधियों का सावधानी से उपयोग करके मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना हेरोन सूत्र से कर सकते हैं। एक प्रश्न इसी प्रकार का उदाहरण में आपकी पुस्तक में दिया है, आप पुस्तक से उदाहरण का प्रश्न ले लें, बगैर पुस्तक का प्रयोग किए आप घर पे उसको हल करके देखें। कहाँ पे आपको समस्या आती है, जब भी आप संपर्क कक्षा में अगली बार आएँ तो हमें ज़रूर परिचित कराएं, तो हम उस प्रश्न पे भी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चे इसको अभ्यास के रूप में घर पे ज़रूर करें।